हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शक्ति की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। शक्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा मानी जाती है। राज्य, संप्रभुता, सरकार, कानून आदि में शक्ति को प्रमुख अंतर्निहित तत्व माना जाता है। कौटिल्य के अनुसार समस्त सांसारिक जीवन का आधार दंड शक्ति ही है। हॉब्स कहते हैं कि अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की एक ऐसी चिरंतन और अथक इच्छा है जिसका अंत केवल मृत्यु में होता है। मैकाइवर ये कहते हैं कि समस्त गति, सभी संबंध, सभी प्रक्रियाएं, समस्त व्यवस्था और प्रकृति में घटित होने वाली प्रत्येक घटना शक्ति की अभिव्यक्ति है। वस्तुतः राजनीति में शक्ति की वही भूमिका होती है जो अर्थव्यवस्था में धन या रुपए की होती है। शक्ति की परिभाषा के संबंध में अनेक समस्याएं हैं। हमारे सामने शक्ति, प्रभाव और सत्ता जैसे शब्द की परिभाषाओं के विषय में सहमति नहीं है। रॉबर्ट बायरस्टेट तो ये कहते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। और मैकाइवर का मानना है कि शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता होती है। मार्गेनथाउ के अनुसार शक्ति को कार्यान्वित करने वालों तथा उनके बीच जिन पर उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। वह पहली श्रेणी में आने वालों को दूसरी श्रेणी में आने वालों के कुछ कार्यों को उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। और आर्गेन्स्की का कहना है कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। अर्थात हम ये देखते हैं कि शक्ति को ये माना जाता है कि ये बल प्रयोग की एक योग्यता होती है, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग कर लिया जाए तो वो फिर शारीरिक शक्ति में बदल जाएगी या सैनिक शक्ति में बदल जाती है। मैकाइवर ने जैसे ये कहा है कि ये व्यक्तियों और उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है, यानी अगर किसी व्यक्ति के पास शक्ति है तो दूसरे व्यक्तियों का व्यवहार उससे नियंत्रित हो जाएगा और उनके अनुसार वो उसको निर्देशित भी कर सकते हैं। मार्गेनथाउ ये कहते हैं कि शक्ति वो है जो कार्यान्वित करने वालों और जिन पर कार्यान्वित किया गया है उन दोनों के बीच का इन्होंने उसको एक संबंध माना है। जो पहली श्रेणी में आने वाले हैं वो दूसरी श्रेणी के लोगों के मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं। तो इस प्रकार शक्ति का राजनीति विज्ञान में अत्यंत महत्व है। अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में शक्ति के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें माना जाता है कि अन्य के व्यवहार में परिवर्तन की क्षमता की दृष्टि से जो शक्ति के प्रकार हैं वो गोल्डहैमर और शिल्स ने बताए हैं। उनके अनुसार इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है बल। जब शक्ति धारक बल का प्रयोग करके अन्य लोगों के व्यवहार में अपने अनुकूल परिवर्तन करता है तब शक्ति के इस प्रकार को बल कहा जाता है। प्रभुत्व। जब कोई शक्ति धारक आदेश की शक्ति द्वारा अन्य के व्यवहार में अपने अनुकूल परिवर्तन करता है तो इसे प्रभुत्व कहा जाता है, यानी उसके पास शारीरिक शक्ति भले ही ना हो लेकिन उसके पास आदेश की शक्ति है और उसके द्वारा वो अन्यों के व्यवहार में अपने अनुकूल परिवर्तन कर लेता है। और चातुर्य तब माना जाता है जब शक्ति धारक स्पष्ट रूप में तो अपनी इच्छा प्रकट नहीं करता लेकिन छलावे के रूप में या किसी युक्ति के रूप में अन्य लोगों के व्यवहार को अपने अनुकूल बना लेता है। तो इस प्रकार इन्होंने इसके 3 प्रकार बताए हैं। अब औचित्य और अनौचित्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो मैक्स वेबर ने शक्ति के प्रकार बताए हैं। एक तो औचित्यपूर्ण शक्ति होती है और औचित्यपूर्ण शक्ति के भी उन्होंने 3 रूप बताए हैं। एक तो वैधानिक शक्ति। जब शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग वैधानिक ढंग से करता है यानी विधि पूर्वक करता है तो इसे शक्ति का वैधानिक प्रकार कहा जाता है। परंपरागत वो होता है कि जब शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग मान्य परंपराओं के अनुसार करता है। और करिश्मावादी वो होता है जब शक्ति धारक के व्यक्तित्व एवं गुणों में उसके अधीनस्थों का अटूट विश्वास और श्रद्धा होती है। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे,
तो उनके व्यक्तित्व और गुणों में उनके अधीनस्थों का अटूट विश्वास था। इसी प्रकार कई जो अधिनायक रहे, जैसे हिटलर हुआ या मुसोलिनी हुआ, तो उनका भी करिश्मावादी व्यक्तित्व माना जा सकता है। और अब हम देखते हैं कि एक शक्ति है अनौचित्यपूर्ण शक्ति। उनका उन्होंने एक ही रूप बताया है, वो है दमन। यानी कि अनौचित्यपूर्ण शक्ति जिसका कोई औचित्य नहीं होता, जो कि वैधानिक नहीं होती है। अब अन्य दृष्टिकोणों से शक्ति के प्रकार हैं। दृश्य एवं अदृश्य शक्ति। जब शक्ति का प्रकट रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे दृश्य शक्ति कहते हैं, किंतु जब शक्ति का अप्रकट रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे अदृश्य शक्ति कहा जाता है। इसी प्रकार एक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शक्ति भी होती है। जब शक्तिधारक स्वयं शक्ति का प्रयोग करता है तो उसे प्रत्यक्ष शक्ति कहते हैं, किंतु जब यह अपने अधीनस्थों या अन्य लोगों के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करता है तो इसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष शक्ति। इसी प्रकार जब शक्तिधारक अपने पद में निहित शक्ति का वैधानिक तरीके से प्रयोग करता है तो ऐसी शक्ति को औपचारिक शक्ति कहा जाता है, किंतु जब इसका प्रयोग वैयक्तिक संबंधों के आधार पर किया जाता है तो उसे अनौपचारिक शक्ति कहा जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री को जो शक्तियां प्राप्त है वो वैधानिक तरीके से प्रयोग करेगा तो उसे औपचारिक शक्तियां कहा जाएगा, लेकिन वो देश की सुरक्षा के लिए या सुदृढ़ता के लिए कई बार जितनी उसके पास शक्तियां हैं उनसे अधिक शक्तियों का अगर वो प्रयोग कर लेता है तो इसे अनौपचारिक शक्ति माना जाता है। इसी प्रकार है दमनात्मक शक्ति एवं अदमनात्मक शक्ति। जब शक्तिधारक शक्ति का प्रयोग अत्याचारपूर्ण ढंग से करता है तो इसे दमनात्मक शक्ति कहा जाता है, किंतु जब शक्ति का प्रयोग दमनपूर्वक नहीं होता तो इसे अदमनात्मक शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार संभावित शक्ति और वास्तविक शक्ति भी होती है कि जब शक्तिधारक शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता तो रखता है किंतु उसका प्रयोग नहीं करता तो इसे संभावित शक्ति कहा जाता है। यानी उसके पास क्षमता तो है लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। शक्तिधारक जिस शक्ति का प्रयोग व्यवहार में करता है उसे वास्तविक शक्ति कहा जाता है। इसी प्रकार शक्ति को एक पक्षीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय शक्ति के रूप में माना गया है। जब शक्ति का प्रयोग एक पक्ष द्वारा किया जाता है तो उसे एक पक्षीय शक्ति कहते हैं, और जब दो पक्षों के द्वारा किया जाता है तो उसे द्विपक्षीय शक्ति कहते हैं। किंतु जब शक्ति का प्रयोग अधिक पक्षों द्वारा किया जाता है तो इसे बहुपक्षीय शक्ति कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं केंद्रित, विकेंद्रित तथा व्याप्त शक्ति भी होती है। जब शक्ति का निवास एक ही केंद्र में हो तो उसे केंद्रीय शक्ति कहा जाएगा। जैसे हम इसमें ये उदाहरण ले सकते हैं कि संघात्मक और एकात्मक राज्य का, कि जो एकात्मक राज्य होता है उसमें शक्ति का निवास एक ही केंद्र में होता है, और जब शक्ति का एक से अधिक केंद्रों में निवास होता है तो उसे विकेंद्रित शक्ति कहते हैं। जैसे संघात्मक राज्यों में शक्ति केंद्र में भी होती है और राज्यों में भी होती है, किंतु जब शक्ति के निवास का कोई स्पष्ट केंद्र नहीं होता और संपूर्ण संस्था में बिखरी होती है तो उसे व्याप्त या विसारित शक्ति कहा जाता है। इसके बाद प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में भी इसे बताया गया है। शक्ति जिस भूक्षेत्र में निवास करती है और क्रियाशील होती है उसके आधार पर उसे 3 प्रकार से बांटा गया है: प्रादेशिक शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। यानी कि अगर बहुत सीमित क्षेत्र में ही है तो उसे प्रादेशिक माना जाएगा, पूरे राष्ट्र में होगी तो राष्ट्रीय, और सभी राष्ट्रों वाली शक्ति को हम अंतर्राष्ट्रीय शक्ति कहेंगे। इसके अलावा निम्न, मध्यम और महाशक्ति के रूप में भी इसे बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्य विभिन्न मात्राओं में शक्ति धारण करते हैं। शक्ति की पारस्परिक मात्रा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की शक्तियों को निम्न, मध्यम और महाशक्ति के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। जैसे जो बहुत छोटे राज्य होंगे जैसे नेपाल, भूटान, उनको निम्न शक्ति माना जाएगा। मध्यम शक्ति के रूप में हम भारत, पाकिस्तान या अफ्रीका के देशों को मान सकते हैं, और यूरोप के भी कई देशों को हम इसमें ले सकते हैं। महाशक्ति के रूप में अमेरिका और रूस को लिया जा सकता है। शक्ति के स्रोत
अब हम देखते हैं शक्ति के क्या-क्या स्रोत हैं, क्या सोर्सेज़ हैं जहाँ से हमें शक्ति प्राप्त होती है। इसमें पहला तो है ज्ञान। ज्ञान की मदद से ही व्यक्ति या समूह के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधनों का प्रबंध भी किया जाता है। तो ज्ञान को एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। प्राप्तियां एवं उपलब्धियां ये शक्ति का दूसरा स्रोत है। ज्ञान जिस तरह शक्ति का आंतरिक स्रोत है, यानी किसी व्यक्ति में विशेष रूप से कुछ ज्ञान हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति में दूसरी तरह का ज्ञान हो सकता है, तो ज्ञान को शक्ति का आंतरिक स्रोत माना जाता है और प्राप्तियों और उपलब्धियों को शक्ति का बाहरी स्रोत माना जाता है। यहाँ प्राप्तियों और उपलब्धियों का साधारण अर्थ संपत्ति और अन्य आर्थिक प्राप्तियाँ, भौतिक साधनों में वृद्धि, पद की प्राप्ति, सामाजिक राजनीतिक सम्मान की प्राप्ति आदि से है। किसी राजनीतिक व्यवस्था को अपने से संबंधित क्षेत्र में जो भौतिक सफलताएं मिलती हैं, वही उसकी प्राप्तियां और उपलब्धियां होती है। तो इस प्रकार जो प्राप्तियां और उपलब्धियां हैं, वो स्वयं तो वो शक्ति का स्रोत है, लेकिन स्वयं में शक्ति नहीं होती है। इस प्रकार जैसे हम देखते हैं कि प्राप्तियों और उपलब्धियों में कुछ देशों के पास बहुत ज़्यादा भौतिक संसाधन हैं, तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। और इसी प्रकार जो बहुत उच्च पदों पर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। इसी प्रकार जिन कुछ लोगों को राजनीतिक सामाजिक सम्मान की अत्यधिक प्राप्ति होती है, तो वो भी शक्तिशाली माने जाते हैं। इसी प्रकार संगठन और आकार के संदर्भ में अगर हम देखें, तो मतलब जो भी संस्थाएं होती है, उनमें शक्ति का एक प्रमुख स्रोत उनका संगठन होता है। जिन संस्थाओं के संगठन सुदृढ़ होते हैं, यानी कि बहुत मजबूत संगठन होते हैं, वो शक्तिशाली होते हैं। जैसे राज्य एक बहुत शक्तिशाली संस्था है और इसकी शक्ति का स्रोत स्वयं इसका सुदृढ़ संगठन होता है। और राज्य के पास क्योंकि संप्रभुता भी होती है, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से इस पर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है, इसीलिए राज्य को एक शक्तिशाली संस्था माना जाता है। फिर हम देखते हैं जैसे मजदूरों के संघ, व्यापारिक संघ या कृषि संघ, कई संस्थाओं की शक्ति के स्रोत उनके संगठन ही होते हैं और संस्था अपने संगठन के माध्यम से ही अपना उद्देश्य, संकल्प और कार्य योजना में एकता स्थापित करती है। जैसे संस्था का ये उद्देश्य है, मजदूर संघ मान लो एक संस्था है, उसका उद्देश्य है कि मजदूर जो है उनके काम के घंटे निश्चित हों और उनको उनका अधिक शोषण ना किया जाए, या उनको बहुत जोखिम भरे उद्योगों में अगर लगाया गया है तो उनकी सुरक्षा के पूरे उपाय किए जाएं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने संगठन के माध्यम से ही अपने इस उद्देश्य को, कार्य योजना को, इनमें एकता स्थापित करेगी। अब किसी संस्था के आकार को भी इसकी शक्ति का स्रोत माना जाता है। वैसे तो ये माना जाता है कि संस्था का आकार जितना बड़ा होगा वो उतनी शक्तिशाली भी होगी, लेकिन ये बात सभी संगठनों के बारे में सत्य नहीं है। कई बार ये देखा जाता है कि संस्थाओं का आकार बड़ा होने पर उनके संगठन में शिथिलता आ जाती है और इसके विपरीत जब संस्था का आकार छोटा होता है तब उसका संगठन सुदृढ़ होता है और वो संस्था शक्तिशाली होती है। वैसे अमेरिका में जो व्यवस्थापिका है उसके 2 सदन हैं। उनमें जो छोटा सदन है सीनेट, वो अत्यधिक शक्तिशाली है, उसके सदस्य कम हैं और उनमें बहुत ज़्यादा एकता भी देखी जाती है और संसार का वो सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन माना जाता है। जबकि दूसरा जो सदन है वो प्रतिनिधि सभा, वो अत्यंत बड़ा है, लेकिन उसमें उसका जो संगठन उसमें जो है कमज़ोर है, मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वो नहीं है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि सत्ता, शक्ति का एक प्रमुख स्रोत सत्ता भी है। अन्य व्यक्तियों से कम योग्य एवं निर्बल व्यक्ति भी सत्ता प्राप्त करके व्यवहार में शक्तिशाली बन जाते हैं। जैसे इसमें उदाहरण के लिए बताया गया है कि जब भारतीय राजनीति में कांग्रेस के विभिन्न शक्तिशाली नेता आपस में प्रतिद्वंदिता कर रहे थे, तो उनसे कम शक्तिशाली थी इंदिरा गांधी। उनको प्रधानमंत्री पद प्राप्त हुआ और सत्तारूढ़ होने पर वो अन्य कांग्रेसी नेताओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई। तो इस प्रकार सत्ता प्राप्त करके जो
कोई भी व्यक्ति है जो कम योग्य भी होगा तो वो भी शक्तिशाली बन सकता है। इस प्रकार विश्वास, विचार और कार्य भी इसके स्रोत माने जाते हैं। किसी भी समाज के अपने विश्वास और विचार होते हैं और जो व्यक्ति और संस्था इनका प्रतिनिधित्व करते हैं और इनको मूर्त रूप देने के लिए कार्य करते हैं, वे शक्तिशाली बन जाते हैं। जैसे परतंत्र भारत में महात्मा गांधी और कांग्रेस के शक्तिशाली बनने का यही कारण बताया जाता है कि भारतीय समाज के विश्वासों और विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे और इन्हें प्राप्त करने के लिए क्रियाशील भी थे। जैसे उस समय भारतीय समाज के विश्वास और विचार थे, जैसे उनका अहिंसा में काफ़ी विश्वास था भारतीय समाज का, या शराबबंदी में भी उनका विश्वास था, या ग्रामीण जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो अत्यंत मजबूत हों। तो गांधी जी ने भारत को आर्थिक क्षेत्र में मजबूत करने के लिए जैसे छोटे-छोटे उद्योग धंधों को बहुत प्रोत्साहन दिया था और ख़ास तौर से ग्रामों को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया था। और इसी तरह से अंग्रेज़ों को भारत से उस समय निकालना उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। तो इन सब भारतीय विश्वासों का उन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। इसीलिए वो अत्यंत शक्तिशाली बन गए थे। अब हम देखते हैं कि परिस्थितियाँ भी शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं। परिस्थितियाँ यदि अनुकूल होती हैं तो वो व्यक्ति और संस्था को अत्यंत शक्तिशाली बना देती हैं। जैसे सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति में अत्यंत वृद्धि हो गई, क्योंकि पहले ये दो महाशक्तियाँ थीं जो आपस में टकराती रहती थीं, लेकिन उसका विघटन होने के बाद वो कमज़ोर हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्तियाँ अत्यंत बढ़ गईं। धन्यवाद।